Hello, students, and welcome to Prep IAS. I'm Shibhangi Sharma, your faculty for History and Culture. Students, as a part of this series, we are conducting a crash course for your prelims examination. And in this particular lecture, we are going to take up the topic of Indian philosophical schools. So let's begin. Now, students, when we talk about the schools of Indian philosophy, first of all, they are divided into two categories. We have orthodox schools and then we have heterodox schools. When we talk about the orthodox schools, it corresponds to the six schools of Indian philosophy, which are known as आस्तिक or they are known as Vedic schools. तो यहाँ पे आस्तिक का मतलब होता है वो जो भगवान में विश्वास करते हैं, और वेदिक जो हमारी फिलॉसफी है उससे एसोसिएटेड हैं ये 6 schools of Indian philosophy. When we talk about the heterodox school students, these schools are something which do not directly talk about the existence of God. They deny the presence of a divine agency altogether, and instead they focus upon the lifestyle of a particular human. वो इंसान को कैसे जीना चाहिए इसके ऊपर फोकस करते हैं. हेटेरोडॉक्स स्कूल्स की अगर बात करी जाए तो इसके अंदर हमारी बुद्धिज्म और जैन फिलॉसफी आती है, और उसके अलावा हमारे जो आजीविकाज हैं उसको भी हम हेटेरोडॉक्स स्कूल्स में रखते हैं. तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम अपने 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स और उसके अलावा आजीविकाज की जो फिलॉसफी है उसका डिस्कशन करेंगे. जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी के अंदर हमारे पास 6 स्कूल आते हैं, और इन 6 स्कूल के नाम है स्टूडेंट्स वैशेषिक, न्याय, साख्या, योगा, पूर्व मीमांसा, वेदांता या फिर उत्तर मीमांसा. ये 6 हमारे इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं. इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि अगर हम वैशेषिक स्कूल की बात करें तो इसको कनड ने स्टार्ट किया था. उसके अलावा न्याय जो है उसको गौतम ने स्टार्ट किया है. सांख्या की अगर हम बात करें तो इसको कपिल ने स्टार्ट किया है. योगा की अगर हम बात करें तो इसको पतंजलि ने स्टार्ट किया है. पूर्व मीमांसा की बात करें तो इसको जामिनी ने स्टार्ट किया है. और वेदांता की अगर हम बात करें तो इस स्कूल के प्रोपाउंडर थे व्यास. तो यहाँ पे हमने 6 स्कूल्स के नाम वो ऑर्थोडॉक्स हैं और उसके अलावा उनके फाउंडर्स के नाम देख लिए हैं. अब यहाँ पे स्टूडेंट स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी की अगर बात करी जाए तो मैं आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बताना चाहती हूँ कि आपको इसकी कितनी डेप्थ में जाना है. सो बेसिकली अगर हम इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको डेप्थ में अगर आप पढ़ने लग गए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं अगर आप फिलॉसफी बैकग्राउंड से नहीं हैं तो आपको नहीं समझ में आएंगी. इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम प्रीवियस ईयर्स को एनालाइज कर लें तो हमें अंदाज हो जाता है कि अच्छा भाई मुझे इतनी ही डेप्थ में पढ़ना है. प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो हमें जो हमारी फर्स्ट स्लाइड है उसी को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है कि कौन से स्कूल्स थे और उनके फाउंडर कौन थे. इसके ऊपर अगर ज्यादा इन डेप्थ आ जाता है, ऑल्दो हम रिलीजियस फिलॉसफी का डिस्कशन करेंगे, बट जितना डिस्कशन हम इस क्लास में करेंगे इस पे आप रेस्ट्रिक्टेड रहें, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. मैक्सिमम प्रोपाउंडर का नाम और 2 से 3 मेजर जो पॉइंट्स है, बेसिक पॉइंट्स जो है हर फिलोसफी के, उनको हमें ध्यान में रखना है. यहाँ पे हमने प्रीलिम्स का एक 2014 का क्वेश्चन लिया है जिससे हमें पता चल रहा है कि भाई कितनी डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाता है. सो बेसिकली हमें यहाँ पे 4 पेयर्स दिए हुए हैं और हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से हमारे 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी का पार्ट नहीं बनते हैं. पहले की अगर हम बात करें तो मीमांसा और वेदांता ये दोनों ही हमारे 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी का पार्ट हैं. उसके अलावा न्याय और वैशेषिक ये दोनों भी हमारे 6 स्कूल्स का पार्ट हैं. सांख्या और योगा ये दोनों भी हमारे 6 स्कूल्स का पार्ट हैं. जबकि लोकायत और कपालिका की अगर हम बात करें तो दीज टू डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, एंड हेंस दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल आंसर. तो टेक्निकली अगर हमारे को नेम्स और फाउंडर्स के नाम भी पता है तो वो हमारे लिए इनफ इंफॉर्मेशन होती है. इसके साथ में स्टूडेंट्स आगे प्रोसीड करते हैं, एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्कूल ऑफ आवर 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी विच इज सांख्या. Now here, as we have already discussed, the founder of the Sankhya school is Kapil. तो कपिल ने इस पर्टिकुलर स्कूल को स्टार्ट किया था, इसकी थ्योरीज को प्रोपाउंड किया था. यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम क्रक्स में सांख्या स्कूल की बात करें तो सांख्या स्कूल जो है वो 2 पर्टिकुलर फीचर्स को डिफाइन करता है.
ये दो जो पर्टिकुलर स्कूल्स हैं, दो जो पर्टिकुलर फीचर्स हैं स्टूडेंट्स, दीज इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ पुरुष एंड द सेकेंड वन इज ऑफ प्रकृति। पुरुष का मतलब होता है हम सेल्फ, हमारी सेल्फ कॉन्शियसनेस, या फिर हमारी आत्मन, या फिर हमारा माइंड। तो हमारा जो सेल्फ कॉन्शियस है उसको हम बोलते हैं पुरुष। जबकि प्रकृति का मतलब होता है मैटर, क्रिएटिव एजेंसी और एनर्जी। यहाँ पे स्टूडेंट सांख्या स्कूल को ओल्डेस्ट फिलोसॉफिकल स्कूल माना जाता है हमारे ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ फिलोसफी में, और ये कहता है कि किसी डिवाइन एजेंसी की जरूरत नहीं है टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड, रादर क्रिएशन जो है वो प्रकृति को अपनी एग्जिस्टेंस ज्यादा ओन करता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि मैटर की अगर बात करी जाए, एनर्जी की बात करी जाए, तो आज भी इनको साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स माना जाता है विच आर एसेंशियल फॉर क्रिएशन ऑफ एनीथिंग। एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम अगर सांख्या की रूट्स ट्रेस करें तो ये साइंटिफिक है इन नेचर, और यहाँ पे प्रकृति का पर्टिकुलरली जो कॉन्सेप्ट है ये आज भी सही माना जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे इसी वजह से स्कूल को रैशनल और साइंटिफिक व्यू दिया जाता है, और स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो सांख्या स्कूल भगवान की एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज नहीं करता है यहाँ पर। लेकिन हर फिलोसॉफिकल स्कूल का एक एम था, और वो एम ये था कि भाई लिबरेशन कैसे अटेन किया जाए, मोक्ष प्राप्ति कैसे करी जाए। तो यहाँ पर सांख्या स्कूल ये बोलता है कि अगर किसी इंसान को लिबरेशन चाहिए तो वो लिबरेशन सिर्फ असली रियल नॉलेज के एक्विजिशन से ही मिल पाएगी। और रियल नॉलेज हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं? दिस कैन बी अक्वायर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, इन्फरेंसेस एंड वर्ड्स। तो यहाँ पर कोई भी चीज को ऑब्जर्व करके हम नॉलेज डिफाइन कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। और इन्फरेंस का मतलब ये होता है कि हम अपनी प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पर न्यू नॉलेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन और इन्फरेंस हमारे लिए दो मेजर फीचर्स हैं जिनके थ्रू सांख्या स्कूल बोलता है कि ट्रू नॉलेज को डिराइव किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सांख्या फिलोसफी से एसोसिएटेड है वो ये है कि अद्वैत वेदांता भी हमारी एक फिलोसफी है, और इसका जो बेस है वो सांख्या स्कूल से मिलता है। अगेन स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपके लिए रिपीट करना चाहूंगी कि आपको इनकी डेप्थ में जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इनको आप फैक्चुअल पॉइंट्स की तरह मेमोराइज करने की कोशिश करिए, क्योंकि इनके ऊपर इससे ज़्यादा डेप्थ अगर हमसे पूछी जाती है तो वो क्वेश्चंस छोड़ने लायक हैं। बिकॉज अगर आपका फिलोसफी का बैकग्राउंड नहीं है तो इन एनी केस इतने डेप्थ के कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग इतनी इंफॉर्मेशन पे रेस्ट्रिक्ट करेंगे कि दो मेजर फीचर्स हैं हमारे, पुरुष और प्रकृति। उसके अलावा भगवान को रिकॉग्नाइज नहीं करता सांख्या स्कूल, इसलिए हम इसको रैशनल और साइंटिफिक भी बोलते हैं, बिकॉज इट ओज क्रिएशन टू मैटर एंड एनर्जी। लिबरेशन की अगर बात करी जाए तो ट्रू नॉलेज के एक्विजिशन के ऊपर फोकस किया जाता है थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इन्फरेंसेस। लास्ट पॉइंट हमारे लिए स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सांख्या स्कूल आगे जाके अद्वैत वेदांत, अद्वैत का मतलब होता है स्टूडेंट्स नॉन डुअलिज्म, नॉन डुअलिज्म होता है ये, इसको हम आगे और डेप्थ में पढ़ेंगे। नॉन डुअलिज्म की जो फिलॉसफी है उसका बेसिस बनती है सांख्या स्कूल। आगे प्रोसीड करते हैं स्टूडेंट्स टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी जो है योग। योगा की अगर बात करी जाए स्टूडेंट्स तो इसके लिए जो मेजर किताब हमारे पास में है वो है योग सूत्रा, और योग सूत्रा जो है इसको पतंजलि ने लिखा था। तो पतंजलि हमारे योग स्कूल के फाउंडर हो गए, और मेजर जो फिलॉसफी है योग स्कूल की वो किस में कंटेन करी जाती है? योग सूत्र में कंटेन करी जाती है। योगा जो है स्टूडेंट्स कंटेम्प्रेरी टाइम्स में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर थिंग है, इट्स अ लाइफस्टाइल थिंग ऑल टुगेदर, वेर इन वी नो दैट योगा इज समथिंग दैट लीड्स टू अ बेटर लाइफस्टाइल ऑल टुगेदर। इसको सिर्फ एक्सरसाइज नहीं माना जाता स्टूडेंट्स। कंटेम्प्रेरी टाइम्स में जो लोग कम समझते हैं योगा के बारे में, वो इसको मात्र एक एक्सरसाइज, एक रूटीन लाइफस्टाइल का पार्ट मानते हैं, जैसे कि जिम हो गया, पिलाटेस हो गया, एरोबिक्स हो गया। हाउएवर स्टूडेंट्स, योगा हैज डीप फिलोसॉफिकल रूट्स वेर
wherein when we talk about yoga, the asanas and the pranayam are not only for the well-being of your body, they are also for the well-being of your mind. In fact, the yoga philosophical school claims that if a person is practicing yoga on a regular basis, they can attain salvation through it, they can attain liberation through it. And that is why, students, the core philosophy of the yoga school is that a person can attain salvation through meditation, that is, practicing for your mind, and apart from that, the physical application. फिजिकल एक्सरसाइजेस को हम बोलते हैं आसन, जबकि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को हम बोलते हैं प्राणायाम। मेडिटेशन, हम सब ने ही लाइफ में किसी न किसी टाइम पे मेडिटेशन करने की कोशिश करी है। मेडिटेशन इज टेक्निकली अ कॉन्सेप्ट वेयर इन वी टेंड टू रीवायर आवर माइंड, वी टेंड टू रीवायर आवर ब्रेन एंड चैनलाइज द एनर्जी ऑफ आवर बॉडी इन सच अ मैनर दैट वी फील मोर कनेक्टेड टू आवर सराउंडिंग्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, योगा के अगेन अगर हम बात करें तो ये सिर्फ आपकी फिजिकल वेलबींग नहीं और सिर्फ आपकी मेंटल वेलबींग नहीं, बल्कि इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन के तहत योगा करने वाला इंसान जो प्रॉपरली योगा को प्रैक्टिस कर रहा है, वो इसके थ्रू लिबरेशन भी अचीव कर सकता है। अब स्टूडेंट्स, योगा की अगर बात करी जाए तो लिबरेशन अटेन करने के लिए जो स्पेसिफिक योगा की बात करी जाती है उसको हम कहते हैं अष्टांगिक योग। तो अष्टांगिक योगा जो प्रैक्टिस करता है उनके लिए कहा जाता है कि वो लिबरेशन भी अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि योगा के अंदर आगे जाके और ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन आ गई, जैसे जैसे और लिटरेचर बन रही है और प्रैक्टिसेस हो रही हैं और योगा के गुरुज आ रहे हैं, तो वो और स्कूल्स बनाने लग जाते हैं। योगा एज अ प्रैक्टिस स्टूडेंट्स ऐसी है विच हैज ट्रांसेंडेड द बैरियर्स ऑफ हिंदुइज्म, एंड योगा इज ऑल्सो अ वेरी इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ हेटेरोडॉक्स स्कूल्स सच एज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इन फेमस योगा स्कूल्स जो आगे जाके बनते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हठ योग और राजयोग। इन दोनों ही फॉर्म्स की अगर बात करी जाए तो इनका मेजर फोकस ब्रीदिंग टेक्निक्स पर होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगी। अगर हम योगा की बात करें, ठीक है, अगर हम योगा की बात करें तो योगा का जो एक बेसिक एसेंस है दैट इज ब्रेथ वर्क। व्हाई? बिकॉज when we talk about our mind, what is the nature of our mind? Our mind is always constantly rushing in different directions. Our mind is always transcending the physical boundaries and the time boundaries. हमारा माइंड बैठा अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर सिटी में है तो सोच कोई और सिटी के बारे में रहा होता है। हमारा माइंड बैठा प्रेजेंट में है लेकिन बात या तो पास्ट की कर रहा होगा या फ्यूचर की कर रहा होगा। और इस वजह से योगा ये कहता है कि अपने माइंड को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा वेपन है आपकी ब्रेथ, क्योंकि हम जो सांस ले रहे हैं वो हम सिर्फ प्रेजेंट में ले सकते हैं। आप पास्ट में जाके सांस नहीं ले सकते, आप फ्यूचर में जाके सांस नहीं ले सकते। और इसीलिए जैसे ही आप अपनी ब्रीदिंग को रोकते हैं या उसे कंट्रोल करते हैं तो आपका माइंड आपको फोर्स करता है कि आप प्रेजेंट मोमेंट के बारे में सोचें। अगर आपने 2 मिनट के लिए सांस रोक ली तो आपके माइंड में कुछ नहीं आएगा, ना कोई पास्ट की टेंशन रहेगी ना कोई फ्यूचर की चिंता रहेगी। एक ही चीज की चिंता होगी कि भाई मैं सांस ले लूं कैसे भी। और इस वजह से आपका माइंड आपको फोर्स करेगा, आपकी ब्रेथ आपको फोर्स करेगी कि आपका माइंड प्रेजेंट के बारे में सोचे और एक बार के लिए सांस ले ले। एंड दैट इज व्हाई स्टूडेंट्स, द ब्रेथ वर्क इज समथिंग व्हिच बिकम्स अ एसेंशियल कोर फीचर ऑफ योगा। Considering the importance of yoga and its applicability in the physical and mental well-being, especially in the contemporary societies wherein both physical and mental illnesses are becoming a norm, we see that Shri Narendra Modi, our respected Prime Minister, took yoga on an international platform, and in the year 2014 the International Day of Yoga was declared, and the date on which it is celebrated every year is 21st June. And it is after 2014 specifically, students, you will see that yoga is not an Indian practice, it has become a global phenomena altogether. With this, students, let's proceed further towards the next major school of orthodox schools of philosophy, and this is न्याय। न्याय की बात करें स्टूडेंट्स तो न्याय के फाउंडर थे गौतम।
गौतम ने जो किताब लिखी है जिसमें न्याय स्कूल के मेजर फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, दैट इज न्याय सूत्र। न्याय सूत्र की बात करें स्टूडेंट्स, तो जस्ट लाइक द सांख्य स्कूल, न्याय स्कूल भी एक साइंटिफिक और रैशनल अप्रोच रखता है टुवर्ड्स द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। तो हमारा फिलोसॉफिकल स्कूल्स के एम क्या है? दो एम होते हैं। एक तो नॉलेज कैसे अक्वायर करी जाए, नॉलेज एक्विजिशन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये एक एम माना जाता है फिलोसॉफिकल स्कूल्स का। उसके अलावा जो दूसरा मेजर एम होता है फिलोसॉफिकल स्कूल्स का, वो ये होता है कि भाई लिबरेशन कैसे पाई जाए, लिबरेशन हम कैसे पा सकते हैं। तो यहाँ पे सांख्य और न्याय दोनों स्कूल्स की अगर बात करी जाए तो ये एक साइंटिफिक और रैशनल अप्रोच लगाते हैं नॉलेज एक्विजिशन के लिए, जिसके थ्रू हमें लिबरेशन मिल सकता है। न्याय स्कूल की अगर बात करी जाए तो इसको एक केयरफुल स्कूल ऑफ एनालिसिस माना जाता था, यानी कि ये जो भी नॉलेज डिराइव करते थे वो ऐसे हवा में या कोई रिलीजियस बिलीफ्स के तहत नहीं होती थी, रादर ये एक सिस्टम ऑफ लॉजिक बनाते थे और उस लॉजिक के थ्रू नॉलेज डिराइव करने की कोशिश करते थे। Just like the Sankhya school students, the Nyaya school also propagates that salvation or liberation can be acquired through acquisition of knowledge. लेकिन एक्विजिशन ऑफ नॉलेज के जो फीचर्स हैं वो सांख्य स्कूल में अलग हैं और न्याय स्कूल में अलग है। सांख्य स्कूल में हमने क्या देखा था? नॉलेज कैसे अक्वायर कर सकते हैं? थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड थ्रू इन्फरेंस। जबकि अगर हम न्याय स्कूल की बात करें तो इसमें 4 वैलिड सोर्सेस माने जाते हैं जिनके थ्रू नॉलेज, ट्रू नॉलेज अक्वायर करी जा सकती है। इसमें एक हो गया आपका परसेप्शन, एक है इन्फरेंस, एक है कंपैरिजन और एक है टेस्टिमनी। इन्फरेंस की बात हमने करी थी स्टूडेंट्स। इन्फरेंस क्या होता है? हम प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पर नई नॉलेज डिराइव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फरेंस के अलावा 3 और वैलिड सोर्सेस बताए हुए हैं, परसेप्शन, कंपैरिजन और टेस्टिमनी। कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो कंपैरिजन के अंदर हम 2 एग्जिस्टिंग नॉलेजेस को कंपेयर करते हैं और उसके बेसिस पे नई नॉलेज डिराइव करने की कोशिश करते हैं। टेस्टिमनी का मतलब क्या होता है? टेस्टिमनी इज द वैल्यू ऑफ वर्ड, ठीक है। किसी आदमी ने कोई पर्टिकुलर चीज देखी, उस एक्सपीरियंस से गो थ्रू किया और उसने टेस्टिफाई किया कि भाई ये चीज सही है या गलत है, उसके बेसिस पर हम नॉलेज अक्वायर कर सकते हैं। फाइनली स्टूडेंट्स, हमारे पास चौथा सोर्स क्या है? परसेप्शन। परसेप्शन इज द आइडिया ऑफ परसीविंग समथिंग थ्रू आवर 5 सेंसेस। यानी कि अगर मैंने बर्फ को टच किया तो टच करने से हमारा जो सेंस है, हमारी जो फीलिंग की सेंसेशन है, उससे मुझे पता चला कि ये ठंडी है। तो नेचुरली हमने यहाँ से नॉलेज क्या निकाल ली कि बर्फ जो होती है वो ठंडी होती है। तो ये अपने सेंसेस के थ्रू जो हम नॉलेज डिराइव करते हैं उसको हम परसेप्शन बोलते हैं। तो ये 4 सोर्सेज ऑफ वैलिड इंफॉर्मेशन है जो कि न्याय बिलीव करता है। जबकि अगर हम इसे सांख्या से कंपेयर करें तो सांख्या ऑब्जर्वेशन और इन्फरेंस के ऊपर फोकस करता है। With this, students, let's proceed further towards the next major school of Indian philosophy, and this is known as वैशेषिक। वैशेषिक स्कूल की अगर बात करी जाए तो वैशेषिक स्कूल जो है वो कन्नड़ ने फाइंड किया था। ही वॉज द प्रोपाउंडर ऑफ द वैशेषिक स्कूल। वैशेषिक स्कूल की अप्रोच भी जो है स्टूडेंट्स वो साइंटिफिक है एंड दीज पीपल आर रैशनल इन नेचर। इनका जो मेन फोकस होता है दैट इज टुवर्ड्स द स्टडी ऑफ मटीरियल एलिमेंट्स, जिन्हें द्रव्य भी कहा जाता है। मटीरियल एलिमेंट्स के अंदर आपके मैटर आ गया, जो भी चीजें हमारे पास पृथ्वी पे एज अ मटीरियल एलिमेंट है उनकी स्टडी वैशेषिक स्कूल के अंदर करी जाती थी। वैशेषिक स्कूल की अगर हम बात करें तो ये परसेप्शन और इन्फरेंस को वैलिड नॉलेज का सोर्स मानते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, परसेप्शन और इन्फरेंस को न्याय स्कूल का भी बेसिस माना गया है टू अक्वायर वैलिड इंफॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पे 2 चीजें, दैट इज टेस्टिमनी, ठीक है। टेस्टिमनी जो है उसको हम नहीं मानते हैं ट्रू नॉलेज, और उसके अलावा ऑब्जर्वेशन को हम ट्रू नॉलेज नहीं मानते हैं। सिर्फ परसेप्शन और इन्फरेंस के ऊपर हम रिलाय करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि कन्नड़ जो हैं, ही फ्रॉम हिज वेरी चाइल्डहुड वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन टू स्टडिंग अबाउट अणु, ठीक है, अणु और कण।
ठीक है। कण की स्टडी ये किया करते थे और इसी वजह से इनका नाम कणड पड़ गया। कण का मतलब होता है स्टूडेंट्स एटम। एटम क्या होता है फिजिक्स के अंदर हम सबने पढ़ा है, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट पॉसिबल, जिसके बाद किसी भी चीज का फर्दर डिसइंटीग्रेशन नहीं हो सकता। और ये जो एटम थ्योरी है इसको पहली बार प्रोपाउंड किया कनड ने, और क्योंकि वो इस कण में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे इसीलिए इनका नाम कनड पड़ता है। क्योंकि एटम थ्योरी जो है वो कनड ने प्रोपाउंड करी है, इस वजह से वैशेषिक स्कूल को इंडिया में फिजिक्स की स्टडी का प्रोपाउंडर भी माना जाता है। एटम थ्योरी की अगर हम बात करें तो कनड कहते हैं कि ऑब्जर्वेबल जो हमारा फिजिकल यूनिवर्स है इसको हम फाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स में रिड्यूस कर सकते हैं। ये जो एटम है इसको ब्राह्मण भी बोला जाता है, यानी कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, विच इज कंसिडर्ड एज द फंडामेंटल फोर्स और द फंडामेंटल कॉन्शियसनेस। यहाँ पे एटम्स को फर्दर डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकते, और वैशेषिक स्कूल ये कहता है कि हर कण और हर एटम के अंदर ब्राह्मण यानी कि कॉन्शियसनेस बसी हुई है। तो ये जो थ्योरी है स्टूडेंट्स, इट इज एसोसिएटेड विद वैशेषिक स्कूल। तो यहाँ पे प्रिलिम्स के पर्सपेक्टिव में हम सिंपली एक सिंगल लाइन ऑब्जर्वेशन रख सकते हैं, दैट विच फिलोसॉफिकल स्कूल प्रोपाउंडेड द एटम थ्योरी, एंड द आंसर इज गोइंग टू बी द वैशेषिक स्कूल। ठीक है भाई, इस इंफॉर्मेशन के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देखेंगे क्योंकि एटम थ्योरी और फिजिक्स जैसे कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन हो रहा है, इसलिए इनिशियली वैशेषिक स्कूल को साइंटिफिक स्कूल माना जाता था। However, students, it will be very important to note कि वैशेषिक स्कूल का जो साइंटिफिक व्यू है वो आगे जाके डाइल्यूट होने लगता है, क्योंकि कनड के बाद जो हमारे पास आगे फिलोसोफर्स आ रहे हैं वो स्पिरिचुअलिटी और भगवान की बात करने लग जाते हैं। रिलीजियस बिलीव्स में ज्यादा उनका फोकस चला जाता है। इस वजह से स्टूडेंट्स हम देखते हैं दैट द साइंटिफिक व्यू इन अकॉर्डेंस टू द वैशेषिक स्कूल is diluted further in time because they start believing in God and spiritualism. And because of that, this school, instead of the scientific and rational view, starts putting their faith in the concepts of heaven and salvation. तो यहाँ पे हम फेजेस देखते हैं। अगर हम अर्ली फेज देखें वैशेषिक स्कूल का तो वो रैशनल है और उसके अलावा वो साइंटिफिक है। लेकिन जब हम लेटर फेज में इसके जाएं तो वो ज्यादा रिलीजियस बिलीव्स को मानने लगा है, और इस वजह से इसका साइंटिफिक व्यू डाइल्यूट होने लग गया। Apart from that, students, one most important point that is associated with both Vaisheshik school and Nyaya school is that after a point of time, both of these philosophical schools merged together. और इसको हम कहने लग गए न्याय वैशेषिक स्कूल। जो हमारा स्टूडेंट्स मेजर कारण था जिसकी वजह से वैशेषिक स्कूल और न्याय स्कूल आपस में मर्ज हो गए, वो ये था कि दोनों की जो थ्योरीज थी वो काफी एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड थी। मेटाफिजिकल का मतलब क्या होता है? मेटाफिजिकल के अंदर हम कैसे क्वेश्चंस डील करते हैं, जैसे कि क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, ओके, or the idea of end of universe. Apart from that, metaphysical theories talk about the existence slash non-existence of God. They even talk about the presence of soul, and they talk about life and डेथ रिलेटेड क्वेश्चंस। तो यहाँ पे ये शब्द आपको बार बार देखने को मिलेगा, मेटाफिजिकल थ्योरीज, मेटाफिजिकल क्वेश्चन। तो इसके अंदर किस तरह के टॉपिक्स आते हैं उनका हमने डिस्कशन किया। यूनिवर्स का क्रिएशन, यूनिवर्स का एंड, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वेदर आवर सोल इज इंडिस्ट्रक्टिबल और वेदर वी हैव अ सोल इन द फर्स्ट प्लेस, एंड देन व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ एटसेट्रा। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वैशेषिक और न्याय स्कूल के अंदर डील किए जाते थे, और क्योंकि दोनों के बहुत ही सिमिलर ओपिनियंस थे इस वजह से हम देखते हैं कि आगे जाके ये दोनों स्कूल्स इवेंचुअली मर्ज हो जाएंगे।
इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और हमारे नेक्स्ट स्कूल का डिस्कशन करते हैं, जिसे हम बोलते हैं पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा को सिर्फ मीमांसा भी बोला जाता है और इसके फाउंडर हैं जामिनी। मीमांसा स्कूल जो है स्टूडेंट्स, ये बाकी स्कूलों से कंपैरिजन में बहुत हटके है, क्योंकि इसकी जो थ्योरीज हैं वो कंप्लीटली रिलीजियस हैं। जामिनी की अगर बात करी जाए तो जामिनी जो है वो कंप्लीटली फेथफुल थे टुवर्ड्स द अथॉरिटी ऑफ द वैदिक स्क्रिप्चर्स। यहां पर हम देखते हैं जामिनी जो है उनको फुल बिलीव था, कंप्लीट टोटल बिलीव था कि दुनिया के अंदर जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो वेदास के अंदर कंपाइल हुई हुई है और इसी से हमें ट्रू एक्विजिशन ऑफ नॉलेज होती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे अभी तक हमने जितने स्कूल्स पढ़े हैं वो साइंटिफिक है, रैशनल है। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज के लिए बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, जैसे कि परसेप्शन, ऑब्जर्वेशन, इन्फरेंस, टेस्टिमनी, और इस वजह से उनका एक साइंटिफिक आउटलुक माना जाता है। जबकि मीमांसा स्कूल की अगर बात करी जाए और जामिनी के बिलीव्स की अगर बात करी जाए तो वो वेद और वेद में जो रिचुअल्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। इसी वजह से स्टूडेंट्स आप देखेंगे मीमांसा फर्स्ट ऑफ ऑल लिटरली मीन्स एक्सप्लेनेशन। इस शब्द का मीनिंग होता है एक्सप्लेनेशन। और ये जो स्कूल है ये किस चीज को एक्सप्लेन करने पे फोकस कर रहा है? इट इज डिवोटेड टुवर्ड्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ द वेदास। यहाँ पे जामिनी जो है ये ट्रूली बिलीव करते थे कि जो इटर्नल ट्रूथ है, जो फाइनल ट्रूथ है अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनिवर्स, वो वेदास के अंदर कंपाइल किया गया है। And that is why, students, we say that the principal object of this philosophy is to acquire heaven and salvation via the yajna or the rituals. मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, अगर हम वैदिक स्क्रिप्चर्स की बात करें तो इनका जो फोकस है वो किस चीज पर होता है? यज्ञ पर होता है। और यज्ञ जो होते हैं वो टेक्निकली मटीरियल बून्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। यही कारण रहा कि हम देखते हैं दैट एट द एंड ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड उपनिषद्स का फॉर्मेशन होता है, जो अलग टाइप की फिलॉसफी के ऊपर फोकस करते हैं, जिसमें इंसान को कैसे जीना चाहिए और मेटाफिजिकल क्वेश्चंस के ऊपर फोकस है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे पूर्व मीमांसा की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो इसका फोकस किस चीज पे है? वेदास के ऊपर। और वेदास का फोकस यज्ञ पे था। और इसीलिए ये कहते हैं कि अगर किसी इंसान को स्वर्ग प्राप्ति चाहिए या फिर लिबरेशन चाहिए तो उन्हें यज्ञ करने चाहिए, और यही एक तरीका है जिससे लिबरेशन मिल सकता है। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द लास्ट स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, एंड दिस इज नोन एज द वेदांता। वेदांता की अगर हम बात करें तो वेदांता को उत्तर मीमांसा भी बोला जाता था, और इसके जो प्रोपाउंडर हैं उनका नाम है व्यास। वेदांता की स्टूडेंट्स अगर बात करी जाए तो लिटरली वेदांता का मतलब होता है द एंड ऑफ वेदा। वेदांता स्कूल जो है इसके अंदर आप देखेंगे इट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द उपनिषद फिलॉसफी। यहाँ पे सबसे पहली जो मेजर इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जो बनती है वेदांता स्कूल की, दिस इज द ब्रह्म सूत्र डेडिकेटेड टू अ सेज नोन एज बदरण्य। ठीक है, तो बदरण्य जो हैं इन्होंने ब्रह्म सूत्र लिखी है, जो कि 2nd सेंचुरी बीसी के टाइम पीरियड में कंपाइल करी गई थी। यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम ब्रह्म सूत्र की बात करें तो ये मेजरली फोकस करती है ऑन ब्रह्म और ब्राह्मण। व्हेन आई टोल्ड यू व्हाट इज ब्रह्म और ब्राह्मण, इट इज द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, इट इज द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। ठीक है, यहां पर ये बोलते हैं दैट ब्राह्मण इज द अल्टीमेट रियलिटी एंड एवरीथिंग एल्स इज अनरियल और माया।
तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि इंसान जो ऑब्जर्व कर रहा है अपनी जिंदगी के अंदर वो माया है, हम माया के थ्रू निकल रहे हैं। जबकि जिसको परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, ठीक है, जिसको ब्राह्मण का ज्ञान हो जाता है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का ज्ञान हो जाता है, वो इस माया से निकल के लिबरेट हो जाएगा। इसके अलावा ब्राह्मण के अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास में, वो है आत्मन और दी सेल्फ कॉन्शियसनेस। आत्मन और दी सेल्फ कॉन्शियसनेस। अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन हमने ऑलरेडी उपनिषद्स में किया था, जहां पे मैंने आपको बताया था कि दो मेजर फीचर्स जो हैं उपनिषद फिलॉसफी के, वो है आत्मन और ब्राह्मण, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस और अवर आत्मा। यहाँ पर वेदांता स्कूल क्या कहता है, ये बोलता है कि ब्राह्मण और आत्मन एक ही हैं, यानी कि परमात्मा और उनकी क्रिएशन, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो द क्रिएटर एंड द क्रिएशन आर वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, क्रिएटर और क्रिएशन को एक बताते हैं ये, और इस वजह से इस फिलॉसफी को हम कहते हैं नॉन डुअलिज्म। नॉन डुअलिज्म और अद्वैत भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वेदांता फिलॉसफी जो है वो ब्राह्मण और आत्मन को सेम बताती है कि हम जो है परमात्मा का ही पार्ट हैं, हम उनसे अलग नहीं हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि वेदांता फिलॉसफी कर्म की थ्योरी और रीबर्थ की थ्योरी के ऊपर काफी ज्यादा फोकस करती है। कर्म की थ्योरी क्या है, जैसे आपके कर्म होंगे पुराने जन्म में या इस जन्म में, उसके अकॉर्डिंग आपको जिंदगी के अंदर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आपकी जिंदगी के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके कर्म के ऊपर रिलाय करते हैं। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स रीबर्थ की थ्योरी, पुनर्जन्म की थ्योरी के ऊपर ये फोकस करता है। और पुनर्जन्म की थ्योरी जो है इट इज क्लोजली एसोसिएटेड टू दी कर्म थ्योरी। जैसे आपके इस जन्म में कर्म होंगे वो आपके अगले जन्म को डिफाइन करेगा कि आप कौन सी योनि में पैदा होंगे, क्या आप दोबारा इंसान बनेंगे या फिर आप कोई जानवर बन जाएंगे। अगर आपके कर्म बहुत अच्छे हैं तो आप बहुत बड़े परिवार में पैदा हो सकते हैं, आपकी मटेरियल कंडीशंस बहुत अच्छी हो सकती हैं। उसी की जगह अगर आपके कर्म बहुत बुरे हैं तो पहली बात तो हो सकता है या तो आप इंसान दोबारा बने ही ना, उसकी जगह आप कोई जानवर बन जाए। ठीक है, तो ये जो दोनों थ्योरीज हैं स्टूडेंट्स, ये हमें वेदांता के अंदर प्रोपाउंड होती भी दिखती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि फर्दर जब हम टाइम में आगे जाते हैं, जब और फिलोसोफर्स आके अपनी आइडियोलॉजी कंट्रीब्यूट करने लगते हैं एज अ पार्ट ऑफ वेदांत फिलोसफी, तो हम देखते हैं कि ये 6 सब स्कूल्स में टूट जाता है। भाई कोई भी चीज का इंसेप्शन होता है, कोई भी चीज शुरू होती है, बुद्धिज्म को बुद्धा ने शुरू किया था, लेकिन आगे जाके हम देखते हैं कि बुद्धा के जो डिसाइपल्स हैं उनके आइडियोलॉजीज बदलने लगती हैं और इस वजह से बुद्धिज्म में काफी सारे सेक्ट आ जाते हैं। उसी तरह से अगर हम वेदांत स्कूल की बात करें तो वेदांत स्कूल में आगे जो फिलोसोफर्स, आगे जो सेंट्स आ रहे हैं वो और रिसर्च करने लगेंगे, और उनकी जो रिसर्च होगी हो सकता है उसमें एक फिलोसोफर का दूसरे फिलोसोफर से ओपिनियन अलग हो, और ये जो डिफरेंस इन ओपिनियन होता है इसकी वजह से हम देखते हैं कि सब स्कूल्स की इमर्जेंस होने लगती है जो अपनी खुद की कमेंट्रीज लिखना शुरू करते हैं। लेकिन अगर इसका जेनेसिस, इसका इंसेप्शन ट्रेस करें तो ये सारे के सारे अल्टीमेटली वेदांता या फिर उत्तर मीमांसा स्कूल के अंदर बिलीव करते थे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन से ये 6 सब स्कूल्स थे। ये जो 6 सब स्कूल्स थे इसमें एक्चुअल फोकस आपका स्कूल ऑफ फिलोसफी और उसके प्रोपाउंडर पे होना चाहिए, इससे ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैंने आपके लिए हर स्कूल के लिए एक एक मेजर लाइन डिफाइन कर दी है, जिससे कि आपको ध्यान में रहे कि एक्चुअली अगर बेसिस देखा जाए इन स्कूल का तो वो क्या है। यहाँ पे स्टूडेंट 6 सब स्कूल्स में जो हमारा पहला सब स्कूल है वो है अद्वैत स्कूल और द स्कूल ऑफ नॉन डुअलिज्म। अगर वेदांता स्कूल की कोर फिलॉसफी की बात करी जाए तो इनिशियली वेदांता ने अद्वैत के ऊपर ही फोकस किया है। नॉन डुअलिज्म क्या होता है कि ब्राह्मण और आत्मन एक ही हैं, दैट इज द क्रिएटर एंड क्रिएशन आर सेम, हम परमात्मा का ही पार्ट है। इस फिलॉसफी के जो प्रोपाउंडर थे स्टूडेंट्स, इनका नाम है आदि शंकराचार्य।
इनका नाम है आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य का एक और आपको अच्छा फैक्ट बताती हूँ स्टूडेंट्स, कश्मीर के अंदर हम देखते हैं, कश्मीर का जो ओल्डेस्ट टेम्पल है, कश्मीर का जो ओल्डेस्ट टेम्पल है दैट बिलोंग्स टू द पोस्ट मौर्यन पीरियड। इसमें हम देखते हैं अराउंड 200 बीसी का जो ओल्डेस्ट टेम्पल है, उस टेम्पल को बोला जाता है आदि शंकरा, आदि शंकराचार्य। और ये जो आदि शंकराचार्य टेम्पल है स्टूडेंट्स, इट इज समथिंग दैट इज डेडिकेटेड टू आदि शंकराचार्य, जिनके बारे में हमने अभी बात करी है, और ये वेदांता फिलॉसफी के प्रोपाउंडर थे। अद्वैत में नॉन डुअलिज्म में बिलीव करते थे, इसलिए कहते हैं कि जो हमारा इंडिविजुअल सेल्फ है, जो हमारी पर्सनल कॉन्शियसनेस है, जो हमारी आत्मा है, इट इज सेम टू द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, इट इज सेम टू द गॉड और द परमात्मा। ऑल राइट, apart from that it says that Brahman is the only reality and the world is illusionary। तो बेसिकली आदि शंकराचार्य वेदांता की कोर फिलॉसफी को प्रोपगेट कर रहे हैं, दैट इज ऑफ नॉन डुअलिज्म। लेकिन फर्दर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे जाके जो हमारे पास स्कूल्स आते हैं वो धीरे धीरे और ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन करने लगते हैं। इसमें हमारे पास जो दूसरा सब स्कूल है, इसको प्रोपाउंड किया था माधव आचार्य ने। माधव आचार्य जो हैं, ही इज प्रोपाउंडिंग अ फिलॉसफी विच इज नोन एज द द्वैत फिलॉसफी। द्वैत फिलॉसफी की बात करी जाए तो सिंपली इट इज द फिलॉसफी ऑफ डुअलिज्म। यहाँ पे अनलाइक द अद्वैत फिलॉसफी, इट इज द कंप्लीट ऑपोजिट, एंड इट स्टेट्स दैट द ब्राह्मण एंड द आत्मन, the Brahman and the Atman, that is the universal consciousness or the individual consciousness, or the Paramatma and our own Atma are not one, they are two separate entities। Simple language में अगर बोलें तो the creator and the creation, the creator and the creation are two separate entities, are two separate entities, and as a result they say that if you want to realize, if you want to have actual knowledge, if you want to achieve liberation, then you have to take the route of bhakti। ठीक है, तो भक्ति को प्रोपोगेट करें। माधवाचार्य एक बहुत ही पॉपुलर भक्ति सेंट भी थे स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आपको ब्राह्मण अल्टीमेट रियलिटी को रियलाइज करना है तो उसका जो रास्ता है वो भक्ति मार्ग है। भक्ति की अगर हम यहाँ बात करें तो मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। भक्ति का मतलब होता है डिवोशन टुवर्ड्स वन पर्सनल गॉड। भक्ति एज अ कॉन्सेप्ट जो है स्टूडेंट्स, ये हमें सबसे पहले गीता में देखने को मिलता है, लेकिन भक्ति मूवमेंट एक्चुअली साउथ इंडिया के अंदर पॉपुलर होता है बिटवीन 7th to 8th सेंचुरी एडी। तो यहाँ पे भक्ति की अगर हम बात करें तो भक्ति ये कहती है कि एक पर्सनल गॉड की तरफ डिवोशन होना चाहिए, और यहाँ पे भगवान से कम्युनिकेट करने की जो लैंग्वेज है दैट इज लव एंड दैट इज म्यूजिक। ठीक है, ये जो भजन कीर्तन होते हैं ये भक्ति का पार्ट है। जबकि अगर हम वैदिक लैंग्वेज की बात करें तो ईश्वर से कम्युनिकेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिचुअल्स, यज्ञ करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे द लैंग्वेज इन विच वी आर टॉकिंग टू गॉड, इन विच वी आर टॉकिंग टू द अल्टीमेट रियलिटी और द ब्राह्मण इज गोइंग टू बी डिवोशन, भक्ति और लव, शोइंग लव टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर गॉड। ठीक है, तीसरी फिलॉसफी की बात करते हैं, तीसरे सब स्कूल की बात करते हैं। इसको स्टूडेंट्स बोला जाता है विशिष्ट अद्वैत स्कूल, और इस स्कूल के प्रोपाउंडर थे रामानुज। विशिष्ट अद्वैत स्कूल का बिलीफ है कि जो सारी डाइवर्सिटी है, जितनी भी डाइवर्सिटी है यूनिवर्स के अंदर, चाहे वो आपकी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, चाहे वो यूनिवर्सल सबकॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस है, दे आर ऑल सबस्यूम्ड टू अ यूनिफाइड होल। यानी कि ये सब मिल के एक ही बन जाते हैं अल्टीमेटली। इन दैट कॉन्टेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी के अंदर बिलीव करते हैं। ये डाइवर्सिटी में भी बिलीव कर रहे हैं, एट द सेम टाइम यूनिटी में भी बिलीव कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण और आत्मन एज इंडिविजुअल आइडेंटिटीज, एज इंडिविजुअल एंटिटीज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ द थिंग्स दे आर
subsumed into a single union, into a unified whole. ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए आप इसकी स्टेटमेंट को याद रखेंगे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जहां पे हम लोगों की डाइवर्सिटी भी एक्नॉलेज कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हम ये भी मान रहे हैं कि अल्टीमेटली वो एक यूनिटी, एक यूनिफाइड फॉर्म के अंदर आ जाएंगे. Let's proceed further, students, and understand about the other three major sub-schools of the Vedanta philosophy. इसमें जो चौथा मेजर स्कूल है इसे हम कहते हैं द्वैत अद्वैत. द्वैत अद्वैत, और इसके प्रोपाउंडर थे निम्बार्क. यहाँ पर स्टूडेंट्स निम्बार्क जो है वो ये कहते हैं कि ब्राह्मण हाईएस्ट रियलिटी है एंड इट इज द कंट्रोलर ऑफ ऑल. तो यहाँ पे इन्होंने पेडेस्टल पे किसे बैठाया है, ब्राह्मण यानी कि परमात्मा को पेडेस्टल पे बैठाया है, और ये बोला है जिसको परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, जिसे ब्राह्मण यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की नॉलेज समझ में आ जाती है, वो लिबरेशन अचीव कर सकता है. यही हाईएस्ट रियलिटी है और यही हमारे यूनिवर्स को कंट्रोल कर रही है. इसके बाद में स्टूडेंट्स जो हमारे पास नेक्स्ट मेजर सब स्कूल है वो है शुद्ध अद्वैत, और इसके प्रोपाउंडर थे वल्लभ आचार्य. यहाँ पे स्टूडेंट्स वल्लभ आचार्य का बिलीफ क्या था, वो ये कहते हैं कि भगवान, गॉड एंड द इंडिविजुअल सेल्फ, यानी कि परमात्मा और जीवात्मा जो है, हमारी अपनी आत्मा और ईश्वर, ठीक है, ये जो है ये सेम है और एक दूसरे से अलग नहीं है. अगेन स्टूडेंट्स, एसेंस में अगर बात करी जाए तो इट इज स्टेटिंग दैट द क्रिएटर एंड क्रिएशन आर सेम. Now, when you might be reading it, you might be getting a little bit confused that the theories seem quite similar to each other. And that is why I've told you students, we have to do a superficial, a surface level reading of the Indian philosophical schools as far as history is concerned. Naturally, if you have philosophy as your optional subject, then you can go into depths. But when you talk about the Indian philosophical schools in the perspective of history and culture, हमारे को प्रोपाउंडर्स, स्कूल के नाम और एक बेसिक एसेंस ऑफ फिलॉसफी पता होना चाहिए. इससे ज्यादा डेप्थ में जाने की हमें जरूरत नहीं है. Next students, we have the last sub school of the Vedanta philosophy, which is known as Achintya Bhed Abhed. It is known as Achintya Bhed Abhed, and this was propounded by a very famous bhakti saint, that is Chaitanya Mahaprabhu. इस पर्टिकुलर स्कूल की अगर बात करी जाए स्टूडेंट्स, तो ये कहता है कि जो इंडिविजुअल सेल्फ है, यानी कि जो जीवात्म है, ये डिफरेंट भी है और डिफरेंट नहीं भी है ब्राह्मण से. इस कॉन्टेक्स्ट में आप स्टूडेंट्स देखेंगे इसकी काफी सिमिलैरिटी है विशिष्ट अद्वैत से, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज भी कर रहे हैं लेकिन यूनिटी को भी एक्नॉलेज कर रहे हैं. यानी कि जीवात्म और परमात्मा दोनों दो सेपरेट एंटिटीज की तरह एग्जिस्ट भी कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो अ यूनिफाइड होल. ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हमारे पास 6 मेजर स्कूल्स हैं ऑफ द वेदांत फिलोसफी. इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको फिलोसफिकल स्कूल का नाम याद रखना है और उसके प्रोपाउंडर का नाम याद रखना है. फर्स्ट रीड में इतना ही याद होना चाहिए. उसके बाद में ये जो इनका बेसिक एसेंस है इसको हम याद रखने की कोशिश कर लेंगे. मेरी माने तो इतनी डेप्थ में ना जाएं जिसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट हो जाए और आपको इसको समझने में बहुत दिक्कत आए. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी खत्म होते हैं, और इसी के साथ हम एक और स्कूल का डिस्कशन करेंगे जिसको अनऑर्थोडॉक्स स्कूल माना जाता था, एंड दिस वाज प्रोपाउंडेड इनिशियली बाय अ हेटेरोडॉक्स सेक्ट विच आर नोन एज आजीविकास. स्टूडेंट्स, अगर हम आजीविकास की बात करें तो बेसिकली आप देखेंगे कि हमारा जो महाजनपद पीरियड आता है, यानी कि 600 BC ऑनवर्ड्स, हम देखते हैं कि इंडिया के रिलीजियस लैंडस्केप में बहुत सारी हेटेरोडॉक्स सेक्ट जो हैं वो एमर्ज होती हैं. इनमें से ऐसा माना जाता है कि अप्रोक्सीमेटली 62 सेक्ट एमर्ज हुई थी, लेकिन सिर्फ 2 बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई, विच इज जैनिज्म एंड द नेक्स्ट वन इज बुद्धिज्म. इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, 62 सेक्ट और बैठी हैं. इन 62 सेक्ट में जैनिज्म और बुद्धिज्म के अलावा जो नेक्स्ट मेजर पॉपुलर
हेटेरोडॉक्स सेक्ट थी स्टूडेंट्स, उसका नाम था आजीविकास। ठीक है, तो यहाँ पे आजीविकास हैं जो हमारी नेक्स्ट मेजर फिलॉसफी के प्रोपाउंडर्स हैं। फिलॉसफी का नाम एक्चुअली लोकायत है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसके मेजर प्रोपाउंडर का नाम लिख रखा है। तो एक्चुअल फिलॉसफी का नाम क्या है? लोकायत फिलॉसफी। इसके इनिशियल प्रोपाउंडर्स कौन थे? आजीविकास, जो कि एक हेटेरोडॉक्स सेक्ट है जो जैनिज्म और बुद्धिज्म के साथ साथ ही इमर्ज हुई थी, पर इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई। स्टूडेंट्स, लोकायत फिलॉसफी की अगर बात करी जाए तो ऑल दो इसके अर्ली प्रोपाउंडर्स आजीविकास थे, लेकिन इस फिलॉसफी को सबसे ज्यादा पॉपुलर किया है चारवाक ने। चारवाक जो थे, ही वॉज द मेन एक्सपाउंडर ऑफ द लोकायत फिलॉसफी। लोकायत फिलॉसफी की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इसका जो एम्फेसिस है वो एकदम अलग है। इसका एम्फेसिस ना तो रिलीजियस है और ना ही साइंटिफिक है। इसका एम्फेसिस है ऑन मटीरियलिज्म, और हम देख रहे हैं कि ये जो फिलॉसफी है, दिस बिकम्स वेरी पॉपुलर बिटवीन 500 BC टू 300 AD। और ये जो टाइम पीरियड है, ये वो टाइम पीरियड है जिसमें इकॉनमी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर रही है, इकॉनमी बहुत ज़्यादा राइज कर रही है, और लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है। शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो चारवाक कहते हैं, खाओ पियो मजे करो, हमें नहीं पता कोई भगवान है या नहीं है, इस जिंदगी में हम आए हैं और एक दिन हमें मर जाना है, तो जब तक जिंदगी चल रही है उसके अंदर एंजॉय करो, तुम्हें जो बढ़िया लगता है वो करो। All right, this is the basic essence of the Charvak philosophy, which is focusing upon materialism. ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको लोकायत इसलिए बोला जाता है क्योंकि इट इज डिराइविंग द आइडियाज फ्रॉम द कॉमन पीपल। कॉमन लोग कैसी बातें सोचते हैं, आज भी अगर हम बात करें तो मंदिर जाने के अलावा, अपने मन में कुछ भी फिलोसॉफिकल सोचने के अलावा, जो एक मेजर चीज ह्यूमन के इंट्रिंसिक नेचर का पार्ट है वो है लालच, ग्रीडीनेस। और ग्रीडीनेस स्टूडेंट्स किस तरफ होती है? मटेरियल थिंग्स की तरफ होती है। मेरे को ये जॉब लग जाए, मेरे को इतना पैसा मिल जाए, मेरे पास ये गाड़ी आ जाए, मुझे यहाँ घूमने जाना है, एटसेट्रा। All of this is what? It is all materialism. And no matter how much we try to rewire our mind, students, subconsciously we are all trained to get enchanted with materialism. तो चारवाक ने क्या किया? ग्राउंड लेवल पे आया और एक्सेप्ट कर लिया, हाँ, humans are materialistic, we like materialism, we like luxury, we like living in luxury altogether. And that is why students, his philosophy is known as Lokayat, wherein he is putting into center the ideas of the common people, the beliefs of the common people who are running all together for your earth, for your money. ठीक है, सो यहाँ पे चारवाक बोलते हैं, ही डिनाइज द ऑपरेशन ऑफ एनी डिवाइन और सुपर नेचुरल एजेंसी, ही इज नॉट एक्सेप्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ही डजंट नो वेदर वी हैव अ लाइफ आफ्टर डेथ और व्हाट्सोएवर, या भगवान ने क्रिएशन करी थी, या हमारे को दुनिया के अंदर इस तरह से रहना है, ये रूल्स होने चाहिए, ये फिलोसफी होनी चाहिए, इन सबको नेगेट कर देता है चारवाक ऑल टुगेदर। इंस्टेड ही मेक्स मैन द सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज। वो बोलता है भगवान है या नहीं मुझे नहीं पता, यूनिवर्स कैसे बना कैसे खत्म होगा हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन हम हैं, हम यहाँ पे बैठे हैं, और मेरी जो इच्छाएं हैं वो मटीरियलिस्टिक हैं, एंड दैट इज व्हाई आई विल टेक इनटू कंसिडरेशन माय ओन ड्रीम्स, माय ओन एस्पिरेशंस, एंड दैट इज हाउ आई एम गोइंग टू परस्यू माय लाइफ. And this is something that makes Charvak stand apart in comparison to the other philosophical schools. It is a very classic philosophy altogether. And मानो या न मानो, अपने मन में हर इंसान almost चारवाक की तरह ही सोचता है. So with the students, we have completed the 6 major schools of Indian philosophy, which are orthodox in nature. We have also taken into consideration one heterodox school, which is the Ajivika school, who have propounded the Lokayat philosophy. However, the main expounder was Charvak. अगेन स्टूडेंट्स, की टेक अवे क्या है? आपको मेजर स्कूल्स और उनके प्रोपाउंडर्स के नाम याद होने चाहिए. बहुत डेप्थ में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फिलॉसफी की इतनी ज़्यादा नॉलेज हमारे पास फिलहाल लेने का तो टाइम नहीं. All right. So students, with this, we have completed our discussion. I hope you were able to understand all the topics thoroughly. Students, if you enjoyed studying with me, don't forget to like the video, and also don't forget to press the bell icon so that you are notified whenever a new video is coming up. Thank you so much for joining me.